साथियों को नमस्कार। कुछ बिंदुओं पर चर्चा करने का मन बनाया है। विषय हमने यही रखा था कि उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक उथल पुथल मच रही है, खास करके अपने समाज को लेकर के, किस तरह से समाज का जो वोट है, जो ये समाज है उसका जो वोट बैंक है, वो हमेशा से जो है सिर्फ सरकार बनाने का काम किया है। कभी सरकार में अपनी हिस्सेदारी मांगने का कार्य ही नहीं कर पाया। इस समाज के प्रतिनिधि भी थोड़े थोड़े स्वार्थ के लिए समाज की जो वाजिब हिस्सेदारी होनी चाहिए उसकी बात नहीं करते हैं। आखिर दल में रहते हुए क्या मजबूरियां बन जाती हैं जिसकी वजह से वो समाज की बात ना करके सिर्फ खुद तक ही। अभी समाजवादी पार्टी में जिस तरह से समाज के पुरोधा माने जाने वाले चौधरी लौटन राम जी के साथ जो कृत्य किया गया है, उस पर समाज जो है पूरा समर्थन उनको कर रहा है, लेकिन एक वाजिब उत्तर ना आने की वजह से समाज आगे अपनी भावनाओं को समेटने का भी कार्य करता है और कार्य करेगा। आने वाले कुछ दिनों में आपको सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाई देने लगेगा कि किस तरह से लगभग 20 से 25 वर्षों तक जो वंचित तबका रहा है, जो कमजोर तबका रहा है, उसकी बात करने वाला व्यक्ति आखिर इतना मजबूर क्यों हो गया। कई लोगों ने फ़ोन पर बात करने की कोशिश भी की, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। साथियों, जैसे ही कोई चुनाव, चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, जैसे ही कोई चुनाव आने लगता है, समाज के जो प्रतिनिधि होते हैं उनको पद देने का कार्य सारी पार्टियां करने लगती हैं, पद बांटने लगती हैं, चाहे वो प्रदेश स्तर का हो चाहे जिले स्तर का हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस प्रतिनिधि को पद मिल जाता है और अगर वो चुनाव ना लड़े किसी सीट से, चाहे वो विधानसभा को हो चाहे लोकसभा को, तो क्या वह सदन में पहुंचेगा या वो उतना मजबूत हो पाएगा, या अपने समाज के ऊपर हो रहे अत्याचार या अन्याय के खिलाफ या उसके रोजगार के लिए या उसके जीवन में विकास के लिए क्या वो व्यक्ति कुछ कर पाएगा? सिर्फ पद लेने से क्या समाज का भला हो जाएगा? जब तक आपके बीच का व्यक्ति या आपका प्रतिनिधि किसी सदन में एक पद पर नहीं होता है, सदन की बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, सदन में पद यानी विधानसभा या लोकसभा, जब तक आपका प्रतिनिधि नहीं होता है तब तक आपका ना तो थाने पर आपकी सुनवाई होती है, आपको आपकी शिकायत तक नहीं दर्ज होगी, और ना ही ब्लॉक पर, तहसील पर, जिले पर कहीं भी आपकी कोई मदद करने वाला नहीं मिलता है। लेकिन यदि आपका कोई प्रतिनिधि है और इन छोटे छोटे सरकारी विभागों में यदि उसका फोन चला जाता है तो आपका काम जरूर होता है। ये बात हमारा समाज अभी तक समझ नहीं पाया है। समझने की ये जरूरत है कि क्या समाज के किसी प्रतिनिधि को मात्र कोई पद दे देने से समाज के किसी व्यक्ति का कोई भला हो सकता है? और जैसे ही चुनाव आता है वैसे ही आपके समाज के प्रतिनिधि को पद के बीच में उलझा के छोड़ दिया जाता है ताकि इनके समाज को टिकट न देना पड़े। हम कह रहे हैं यदि 12% हमारी आबादी उत्तर प्रदेश में है तो 403 जो सीटें हैं उसका 12% हमको मिलनी चाहिए सीट की नहीं मिलनी चाहिए। उन सीटों पर हमें अपने प्रत्याशी उतार कर लड़ाना चाहिए कि नहीं लड़ाना चाहिए। जिस समाज के लोग सदन में पहुंचकर अपनी आवाज रखते हैं, अपने समाज की पीड़ा को बताते हैं, उसी समाज का विकास हो पाता है। अन्यथा कोई आपकी सुनने वाला नहीं है। और उत्तर प्रदेश में खासकर कानून व्यवस्था देख लीजिए कैसी है, शिक्षा व्यवस्था कैसी है, सारे विभागों का क्या हाल है। ये मेरे बताने से आप मत मानिए, आप स्वयं जो है उन विभागों में जाकर देखिए कि किस तरह से कर्मचारी और अधिकारी आपका कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि आपका कोई काम नहीं होता है? कहीं मारपीट भी हो जाती है। मैं घटना बता रहा हूं, ये घटना बनारस का जो दशाश्वमेध घाट है उसके नदी के उस पार की है। घाट कोरोना काल में बंद होने की वजह से पिछले 2 साल से, कोरोना काल तो इस समय आया, इस साल आया है, लेकिन पिछले 2 साल से कुछ 20-25 परिवार
समाज के नदी के उस पार जाकर बस गए थे, रहने लगे थे वहाँ, नाव वाव मछली पकड़ना ये सब करके अपना जीवन यापन करते थे। उस गांव में कुछ लोग जो अपने समाज के थे, कुछ लोगों ने दुकानें भी, जैसे परचून की दुकान हो गई या पान की दुकान हो गई, छोटी छोटी दुकानें करके अपना जीविकोपार्जन कर रहे थे। वहाँ घटना बहुत ही दर्दनाक घटती है। घटना ये रहती है कि समाज के व्यक्ति की दुकान है पान की, परचून की। वहाँ एक यादव समुदाय के व्यक्ति आते हैं, रोज सामान लेंगे, पान खाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन पैसा नहीं देते थे। एक दिन उस दुकान के मालिक ने उनसे पैसे की मांग कर ली कि भाई आपका उधार बहुत ज़्यादा हो गया है, पैसा आप दे दो, मुझे भी ज़रूरत है, मुझे भी काम करना है, सामान लाना है बाजार से या कुछ भी जो भी है। इतने में वो यादव उखड़ गया। मैं ये नहीं कह रहा, इस घटना को बताने का मेरा ये मतलब नहीं है कि यादव समाज के लोग खराब है या अन्य समाज के लोग खराब है। मैं इस घटना को इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप और जो सुन रहा है या जिसके कान तक ये इस घटना की आवाज़ नहीं पहुँच पाई है, उसको ये एहसास हो कि ये जो कमज़ोर तबका है उसकी आवाज़ थाने में नहीं सुनी जा रही है, उसकी शिकायत दर्ज नहीं की जा रही है। ये सरकार को सुनना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। पैसा मांगने पर उसने नहीं दिया, मारपीट कर ली, ईंट उठा करके उसको मार दिया, वहाँ पे गाली गलौज हुई, झड़प होती है। उसके बाद वो अपने गांव में जाता है और कम से कम 30 से 40 की संख्या में लड़कों को बुला कर लाता है और पूरे उस दुकान को तहस नहस कर देता है। मैंने वीडियो आपको अपलोड किया था फेसबुक पर, आपने देखा भी होगा। तहस नहस कर दिया जाता है और पूरे गांव में तांडव मचाया जाता है लाठी डंडे के दम पर। डर कर लोग अपने घरों में घुस जाते हैं, दरवाजा बंद कर लेते हैं। इससे उनका मनोबल और बढ़ता है, उनको मौका मिल जाता है, सभी लोग घरों में छुप जाते हैं। तो बाहर जो बहन बेटियां घूम रही होती हैं उनके साथ छेड़खानी होती है, गाली गलौज, छेड़खानी, लाठी डंडे से पीटना, आधे घंटे से ज़्यादा तांडव वहाँ गांव में पूरे होता है। 2500 जो निषाद समाज के लोग हैं उनके घरों पर। उसके बाद जब वो वहाँ से भाग जाते हैं करके ये सब, तो ये लोग अपना मेडिकल करवाने जाते हैं, थाने FIR दर्ज करवाने जाते हैं। सिर्फ मेडिकल करके इनको छोड़ दिया जाता है, FIR दर्ज नहीं होता है। जब ट्विटर पर इस घटना की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी जाती है तब जाकर के वहाँ की पुलिस जो है हरकत में आती है। तो ये व्यवस्था है आपके थाने की। जब तक उनके ऊपर से प्रेशर नहीं आएगा वो पीड़ित का शिकायत तक नहीं दर्ज करते हैं। इस व्यवस्था के बलबूते हम लोग चल रहे हैं। और यदि वहीं आपका कोई प्रतिनिधि रहा होता, नेता टाइप का इंसान रहा होता, नेता रहा होता, तो जब वो थाने पे पहुंच के बात करता, फोन करता, तब आपका FIR तुरंत दर्ज होता, आपकी शिकायत सुनी जाती, आपकी बात सुनी जाती। इसलिए मेरा कहना है कि सदन में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी हिस्सेदारी की मांग कीजिए। हम लोग सड़कों पर उतर करके मांग करते हैं किस चीज़ की? आरक्षण की। और आप इसका अंदाजा लगा लीजिए कि पिछले कितने चुनाव से आपके समाज को आरक्षण के नाम पर गुमराह करके आपका वोट लेकर के राजनीतिक रोटी सेकी जा रही है। उसमें गलती सिर्फ राजनीतिक दलों की नहीं है, उसमें गलती अपने समाज के नेताओं की है, प्रतिनिधियों की है। इसलिए है क्योंकि इन्होंने अपनी बात जो है मजबूती से नहीं रखी। जिन शर्तों पे इन्होंने किसी दल को समर्थन दिया वो शर्तें उस लायक नहीं थी जिन पर इनकी बात को माना जाए। आप जाइए किसी भी दल में राजनीति कीजिए, किसी भी दल से टिकट लेकर आप चुनाव लड़िए, लेकिन जिन मुद्दों पर आप समाज के बीच जा करके वोट हैं किसी भी पार्टी के लिए, उन मुद्दों को मत भूलिए, उन मुद्दों पर लड़ाई लड़िए। आज मैं तारीफ लाइव कर रहा हूं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की। वो व्यक्ति पिछले 15-20 सालों से राजनीति में था, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में जब उसने मांगों पर, अपने शर्तों पर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया, 8 में से 4 सीटों पर उसे विजय भी मिली, कैबिनेट मंत्री तक बना। लेकिन जब उसकी जो मांगे थी, चुनाव से पहले जिन मांगों को लेकर वो व्यक्ति समाज में उतरता था, भ्रमण करता था, लोगों से मिलता था, जुलता था, अपनी बातें रखता था, उन मांगों पर तो गठबंधन हो गया, शर्तों पर हो गया। लेकिन जब सरकार बनने के बाद उन मांगों पर कोई कार्य सत्ताधारी दल द्वारा नहीं किया गया तो उस व्यक्ति ने अपना पद छोड़ दिया। किस लिए? ताकि समाज उसे धोखेबाज ना कहे। और आज उत्तर प्रदेश में यदि कोई सबसे मजबूत विपक्ष है तो वो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने बनाया है।
उनकी बात में वजन है। उन्होंने ओबीसी कोटे के वर्गीकरण की भी बात की, लेकिन कुछ पिछड़े समाज के नेताओं ने ही उनकी टांग काट दी। पिछड़ा, अति पिछड़ा और सर्वाधिक पिछड़ा, ये 3 कैटेगरी में वर्गीकरण करना था, ताकि जिस पिछड़े समाज को 27% आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, उसको पार्ट में जब डिवाइड कर देंगे तो उस समाज तक भी आरक्षण का लाभ पहुंचने लगेगा। लेकिन पिछड़े समाज के नेताओं ने ही उनका पर काटने का काम किया। ऐसे नेताओं का साथ देना चाहिए जो आपके हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ता है। मैं अन्य किसी नेता का नाम नहीं लूंगा। थोड़ी सी चर्चा मैं अभी वर्तमान में जो चल रहा है उठापटक समाजवादी पार्टी में, उस पर भी करूंगा। साथ माननीय ओम प्रकाश राजभर के पहले से आदरणीय लौटन राम निषाद जी संघर्ष कर रहे हैं। अब तक के राजनीतिक जीवन में उन्होंने ऐसा कोई दल नहीं है जिसके झंडे के नीचे नहीं गए हैं, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो। एक जगह ना टिकने का उनका यही कारण रहा है कि उन्होंने भी समाज की शर्तों पर किसी को समर्थन दिया, लेकिन जब काम नहीं हुआ तो उसने उस पार्टी से अपना नाता तोड़ लिया। लेकिन गलती इनकी क्या रही कि इन्होंने शुरू में ही अपनी कोई पार्टी नहीं बनाई, कोई राजनीतिक दल नहीं बनाया। जैसे लगभग 12-15 साल से ओम प्रकाश राजभर जी लगातार जमीन पर अपना दल बना करके काम कर रहे थे, अपने संगठन को मजबूत कर रहे थे। एकाएक कोई विधायक, मंत्री, सांसद नहीं बन जाता है। कोई मुख्यमंत्री बनने की बात तो बहुत दूर है, एकाएक कोई नहीं बनता, संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन काका ने जो संघर्ष किया, वो संघर्ष अगर अपना दल बना करके किया होता, अपना राजनीतिक दल अगर उनका आज रहा होता, तो जिस पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष से उनको हटाया गया है, उसके लिए वो मोहताज नहीं रहते। सुनने में आ रहा है कि उन्हें जो गाड़ी दी गई थी वो गाड़ी भी मंगवा ली गई है। इससे साफ साफ जाहिर होता है कि चौधरी लौटन राम जी की जो राजनीतिक साख है उसको खत्म करने का प्रयास समाजवादी पार्टी द्वारा किया जा रहा है। यदि उनको पद से हटाने के बाद किसी बड़े पद पर देना था तो गाड़ी उनसे लेने की क्या आवश्यकता थी? आखिर लौटन राम जी समाज के किसी व्यक्ति से बात क्यों नहीं कर रहे हैं, इस पर भी हमें विचार करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि 1 हफ्ता 10 दिन इनको इसी घेरे में लेकर के रखा जाएगा और 1 हफ्ते के बाद इनको पूरी तरह से पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा, ताकि फिर जो समाज आज अपनी सहानुभूति लौटन राम जी के साथ दिखा रहा है, वो सहानुभूति फिर 1 हफ्ते बाद, 10 दिन के बाद खत्म हो जाएगी। फिर उन्हें कौन जो है पूछेगा। आज उनके घर पे हर समाज के लोग जो है पहुंच रहे हैं, जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनके घर पर पहुंचकर उनके साथ सहानुभूति दिखा रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि कोई कठोर निर्णय लीजिए, लेकिन किसी बात पर वो रुके हुए हैं जहां तक मुझे आशा है। लेकिन ये नहीं पता चल पा रहा है कि ऐसी क्या कोई मजबूरी है या क्या है जिसके कारण वो किसी से बात नहीं कर रहे हैं। तो आने वाला समय बताएगा कि उनके मन में क्या चल रहा है। हम तो उनको सांसद, विधायक, मंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। आदरणीय लौटन राम जी, हम आपको सदन में देखना चाहते हैं, क्योंकि आप समाज की मजबूत आवाज हैं। जो पिछड़ा समाज है उसकी आप एक मजबूत आवाज है। आप जमीनी रूप से इतने मजबूती से जमीन के लोगों के साथ जुड़े हुए हैं जितना किसी ने जमीन पर संघर्ष नहीं किया है। और जिसने संघर्ष नहीं किया है उसको आपको पद से हटा करके पद पे बैठाया जा रहा है। यदि आपका बयान हमने सुना था, उसमें आपने बताया कि ये आपके व्यक्तिगत विचार हैं, तो समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है कि बिना किसी नोटिस दिए हुए किसी को भी पद से हटाया जाए? क्या ये संवैधानिक तरीका है? क्या पार्टी के संविधान में इस तरह की व्यवस्था है कि बिना नोटिस के या बिना सामने वाले का जवाब लिए जो है हटा दिया जाए? इन बातों का जवाब समाज चाह रहा है। माननीय अखिलेश यादव जी, ये समाज पूरा जवाब चाह रहा है। जो पिछड़ा समाज है वो चाह रहा है कि आप जवाब दें। हमारे समाज के लोग या अति पिछड़े समाज के लोग जब किसी राजनीतिक दल में किसी पद पर जाते हैं या सदन में जाते हैं तो उनके मुंह सिल क्यों जाते हैं? मुझे लगता है कि यही कारण है जिसकी वजह से यह अति पिछड़ा समाज जो है वो सोचता है कि उसके भी दल की कोई पार्टी हो। इसलिए अति पिछड़े समाज में विभिन्न, आप गिन नहीं पाएंगे इतनी पार्टियां, इतने संगठन चल रहे हैं।
इस बार 2022 के चुनाव में आज से मैं ये चेतावनी दे देना चाहता हूं जितनी भी राजनीतिक दल हैं कि यदि पिछड़े और अति पिछड़े समाज को उनके जनसंख्या के हिसाब से सीटों पर हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तो समाज के सारे संगठन इस बार नोटा दबाने का कार्य करेंगे, आपके प्रत्याशियों को अयोग्य घोषित करवाएंगे। हमारे साथ लगभग 70 से 75 संगठन इस समय चल रहे हैं जिनकी विचारधारा जो पिछड़े अति पिछड़े समाज के विकास के लिए बनी हुई, अगर वो एक होकर एक मंच पर आ गए तो समझ लीजिए आप लोगों का बोरिया बिस्तर बंद हो जाएगा। आखिर कारण क्या रहता है कि इतने सालों से देश को आजाद हुए, हमने अभी 74वां जो है मनाया है स्वतंत्रता दिवस, 74 वर्ष हो गए देश को आजाद हुए, लेकिन हर 5 साल पे एक विधायक एक विधानसभा में चुना जाता है। लेकिन उस 5 साल के कार्यकाल में वो विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र की सड़कों, नालियों और वहां की जनता के हित में जो कार्य होते हैं, चाहे वो बिजली का हो, चाहे शिक्षा से संबंधित हो, चाहे गरीब तबके को आवास दिलाने की बात हो, इस पर कार्य क्यों नहीं करता है? सरकार तो इन सब कार्यों के लिए निधि जारी करती है ना, आपको तो अपने घर से लगाना नहीं होता है विधायक जी, सांसद जी। फिर उस निधि का इस्तेमाल करने में आप लोग इतना घबराते क्यों हैं? उस निधि का इस्तेमाल कर अपने विधानसभा में यदि आप विकास कर लेते हैं तो उस विधानसभा के लोग आपको सदैव विधायक बनाएंगे। इतनी छोटी सी बात आप लोग समझते नहीं है, या तो समझ कर ना समझ बने हुए हैं, या फिर ये सोचते हैं कि अगर इनकी आवश्यकताओं को, आम जनता की आवश्यकताओं को, आपके विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है उसकी आवश्यकताओं को पूरा कर दिया जाएगा तो ये जनता वोट ही नहीं डालने जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको तो इस पे कार्य करना होगा कि कैसे जनता को उसके मतदान की जो शक्ति है उसको बताया जाए, कैसे उसको उसके हक अधिकार मिलेंगे, जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं से वो कैसे लाभ ले सकते हैं। समाज की संख्या उत्तर प्रदेश में इतनी ज्यादा है लेकिन उस संख्या कई टुकड़ों में बटी हुई है कि समाज के जो संगठन चल रहे हैं, कोई भी संगठन हो, संस्था हो, एनजीओ हो, उन सब से फिर एक बार अपील मैं करना चाहता हूं। 2016 में हम लोगों ने एक प्रयास किया था कि सभी संगठन एक मंच पर आ जाएं और उस कार्यक्रम में तय हुआ था और उसका नतीजा ये रहा कि गोरखपुर में जो चंपा देवी पार्क है वो खचाखच भर गया, जगह नहीं, पूरा गोरखपुर जाम हो गया था क्योंकि सभी नेता और उनके समर्थक कार्यकर्ता वहां पहुंचे थे। लेकिन जैसे ही 2017 के चुनाव की घोषणा होती है सभी लोग फिर सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से, नाम मैं नहीं लूंगा, आज वो बीजेपी की गोद में है, बस इशारा आप समझ लीजिए, उस व्यक्ति की वजह से वो जो मंच बना था वो टूट गया। वो जो साझा मंच बना था समाज का, समाज के सारे संगठनों का, सारे नेता चाहे वो किसी दल में रहे हों या अपनी पार्टी बनाकर चला रहे हों, अपना संगठन चला रहे हों, एनजीओ चला रहे हों, संस्थाएं चला रहे हों, वो सब एक मंच पर आए थे उस दिन और उन्होंने एक साथ लड़ाई लड़ने का ऐलान किया था। लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से समाज हमारा फिर बिखर गया। 2017 में फिर उसका इस्तेमाल हुआ और वही डर इस बार फिर 2022 में है। यानी 5 साल के अंतर में हमने क्या किया है इसका अवलोकन करने की आवश्यकता है। समाज के नेताओं से मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अवलोकन करिए जरा कि इस 5 साल में यदि आप चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं या अपना संगठन चला रहे हैं, संस्था चला रहे हैं, एनजीओ चला रहे हैं, इन 5 सालों में समाज को एक करने का आपने कितना प्रयास किया है और उसमें आप कितना सफल हुए हैं, ये आपको अवलोकन करना चाहिए क्योंकि आप प्रतिनिधि आपको अपने आप को कहते हैं जनता का। और यदि नहीं कर पा रहे हैं तो हम निकल गए हैं, हमने एक लेटर बनाया है जिसमें 5 बिंदु हैं। उन बिंदुओं का सारे संगठनों को जवाब देना पड़ेगा। जो जवाब नहीं देगा फिर लाइव आकर के मैं उसकी बखिया उधेड़ने का काम करूंगा। वो लेटर सारे संगठनों को भेजने का काम हम लोग कर रहे हैं। अभी 5 संगठनों को भेज दिया है जो समाज में सक्रिय हैं, जो कार्य कर रहे हैं। उन 5 बिंदुओं पर उस संगठन के लोगों का क्या विचार है हमें ये जानना है। 2022 का चुनाव आने वाला है, उसमें आप कैसे राजनीतिक हिस्सेदारी की बात करना चाहते हैं, आप किस तरह से संगठन को मजबूत करके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सदन में पहुंचाने के लिए जमीन पर लड़ाने का काम आप लोग करेंगे। जिनको वो लेटर चाहिए
वो कमेंट में हाँ कर देंगे, अपना व्हाट्सएप नंबर डाल देंगे, हम वो लेटर आपको भेज देंगे, ताकि आप आपके आसपास जितने संगठन है या आपकी जानकारी में जितने संगठन हैं उन सारे संगठन प्रमुख को वो लेटर आप फॉरवर्ड करें, आगे भेजें उनको, और उनका नंबर भी हमें दें। जितने भी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोगों को आप जानते हैं या संगठन प्रमुख लोगों को जानते हैं, संयोजक लोगों को जानते हैं, उनको वो लेटर भेजना है। और आपके पास अगर है या आपके पास संगठन की जानकारी है तो संगठन का नाम और उसके संगठन के प्रमुख का नाम हमको जो है मैसेज कीजिए या कमेंट में लिखिए। हम उनको लेटर भेजेंगे, उनसे जवाब मांगेंगे। अगर वो जवाब नहीं देते हैं तो उनका सामूहिक बहिष्कार किया जाएगा। आखिर किस लिए वो संगठन बना के कार्य कर रहे हैं भाई? और समाज का होने के नाते समाज के लोगों को जवाब देने की जिम्मेदारी उनकी बनती है, उनकी जवाबदेही बनती है कि समाज का कोई व्यक्ति अगर उनसे कोई सवाल कर रहा है, कोई प्रश्न कर रहा है, तो उसको जवाब देना पड़ेगा। आप लोग सहमत हैं इस बात से ना कि संगठन जितने चल रहे हैं उनकी राजनीतिक मंशा जानना आवश्यक है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि 2022 में फिर सारे संगठन अलग अलग दलों से चंद टुकड़ों की लालच में अपने संगठन की भीड़ दिखा करके चंद टुकड़े ले लें और वोट दिलवा दें। इससे क्या आपका अधिकार मिलेगा? आपको कोई लाभ होगा? नहीं होगा। इसलिए हम ये प्रयास कर रहे हैं कि एक बार फिर से जितने सामाजिक सक्रिय संगठन हैं वो लोग एक बार फिर आम सभा का गठन करें, साझा मंच बनाएं। और यदि पॉलिटिकल विंग की बात कर रहे हैं तो समाज में बहुत सारे पॉलिटिकल विंग अभी चल रहे हैं, उसमें से किसी एक का चुनाव करें। समाज के एक ऐसे व्यक्ति को चुने जो समाज का नेतृत्व कर सके, पूरे प्रदेश में भ्रमण कर सके, उसके साधन संसाधन का पूरा खर्च सारे संगठन मिल करके उठाएं। अधिक से अधिक जहां समाज की बाहुल्यता है वहां अपने प्रत्याशी उतारने का कार्य करें। भाई जब आप मैदान में उतरेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि क्रिकेट कैसे खेला जाता है, कैसे छक्का मारा जाता है, कैसे बॉलिंग की जाती है। जब आप विधानसभा का या जिला पंचायत का या लोकसभा का या प्रधानी का चुनाव लड़ेंगे तभी आपको पता चलेगा कि प्रधानी के चुनाव लड़ने में कितनी मुश्किलें आती हैं, क्या क्या कार्य करना पड़ता है, कौन कौन से कागज का कार्य करना पड़ता है। विधानसभा में उसी तरह से होता है, लोकसभा में उसी तरह से होता है। ये ज्यादा से ज्यादा लोग सीखें, हमारे समाज के लोग, ये अति आवश्यक है। एक बार फिर मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि राजनीति में इस समय जो अनेक अन्य दलों में समाज के लोग हैं, समाज के नेता, उनका समर्थन आप लोग कीजिए, लेकिन उनसे उनकी जवाबदेही भी बनती है, उनसे सवाल भी कीजिए, उनसे जवाब भी मांगिए कि 22 के चुनाव में समाज को कितनी सीटों पर आप हिस्सेदारी दिलाने जा रहे हैं। यदि आप किसी दल में हैं जुड़े हुए तो आप समाज को कितने हिस्सेदारी, अगर उनका जवाब नहीं आ रहा है तो उनको बाइकआउट कीजिए। ऐसे लोगों को राजनीति करने का कोई मतलब है जो आपकी आवाज ना बन पाए, जो आपकी आवाज ना उठा पाए, जो आपके प्रतिनिधित्व को सदन में या सीटों पर ना बदल पाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने चुनाव ना लड़वा पाए? क्या ऐसे लोगों को राजनीति में जाने का हक है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं है। इसलिए एक कार्य तो ये करिए ही करिए आप, दूसरा कार्य आपके आसपास जो संगठन है उसकी जानकारी हमें दीजिए, और तीसरा कार्य हम जो सभी लोगों को फिर से एक मंच पर लाने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के किसी जिले का कोई संगठन हो, चाहे कोई संस्था हो, कोई एनजीओ हो, हम सबसे बात करेंगे, सबको लेटर भेजेंगे। हमने ये कार्य शुरू कर दिया है और हम चाहते हैं कि आप लोग इसमें हमारी मदद करें। यदि आप समाज को एकत्र करना चाहते हैं तो समाज की वाजिब हिस्सेदारी अगर आप चाहते हैं तो आप हमारी मदद करेंगे और ज्यादा से ज्यादा संगठनों का नाम, उनके प्रमुखों का नाम और नंबर हम तक पहुंचाने का कार्य करेंगे, ताकि एक साझा मंच, एक आम सभा का निर्माण किया जा सके और अपने हक और अधिकार की बात इन राजनीतिक दलों के साथ की जा सके। आपको ये समझना होगा कि जब तक आपका कोई प्रतिनिधि सदन में नहीं होगा तब तक आप इसी तरह शोषित और पीड़ित रहेंगे और आपका किसी भी प्रकार का विकास नहीं होगा, चाहे वो राजनीतिक विकास हो, आर्थिक विकास हो, शैक्षिक विकास हो, सांस्कृतिक हो, साहित्यिक हो या समाज को एकत्र करने का कार्य हो, वो नहीं हो पाएगा। जब से आदरणीय लौटन राम जी समाजवादी पार्टी के पिछड़ा प्रकोष्ठ के पद से, प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया गया है और माननीय राज्यपाल कश्यप जी को
पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, तब से ये देखने को मिल रहा है कि कुछ लोग बौखला से गए हैं। वो कश्यप को निषाद से अलग करने का प्रयास कर रहे हैं, वो बिंद को निषाद से अलग करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं उन सभी को इस लाइव वीडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा शिक्षित होइए, पढ़िए और अवलोकन करिए कि जो लोग आपको तोड़ना चाहते हैं खंड खंड में, उनकी साजिश का आप कैसे शिकार हो जाते हैं। आज ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि कश्यप बंधु निषाद बंधुओं से नफरत कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरी ये अपील है। वो लोग यही चाहते हैं कि आप टूट जाएं, बिखर जाएं। आपको सदियों से तोड़ा गया है, आपको अलग किया गया है और सामाजिक संगठन इतना प्रयास करते हैं आपको एक करने की, लेकिन उस प्रयास को आप विफल कर रहे हैं। आपको ये सोचना चाहिए कि जब हम एक रहेंगे, एक जुड़ के रहेंगे, साथ में रहेंगे तो मजबूत रहेंगे। यार बचपन में कितनी कहानियां आप लोगों ने पढ़ी होंगी। लकड़ियों का गट्ठर बना दो तो लकड़ियां टूटती नहीं है, लकड़ियों को अलग अलग कर दो तो लकड़ियां खट से टूट जाती हैं। इतना आसान सा उदाहरण है, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो लेकिन समझते नहीं हो। ये तो बिल्कुल सत्य है कि 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाएगा तो समाज के लोग उसकी तरफ भागने लगते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। आंख मूंद कर उसके आगे पीछे का सोचते नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। आपको विचार करना है कि इस तरह का छलावा कौन देता है, आपको गुमराह कौन करता है, क्या उसके घोषणा पत्र में है और क्या वो सत्ता बनने के बाद, सत्ता मिलने के बाद आपके साथ करता है। 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है और 5 साल तक ये सरकार कोई शासनादेश पारित नहीं करती। तब ये 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की बात करते हैं। कब? जब 17 का चुनाव आने वाला रहता है, यानी 2016 के आखिरी वक्त में, दिसंबर में 17 में चुनाव रहता है। उसी में भागा दौड़ी शासनादेश जारी करते हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं माननीय अखिलेश यादव जी से कि अगर आपने उस 5 साल जो आपने शासन किया उसके दौरान अगर शुरुआत से ही मान लीजिए साल भर आप काम कर ले, दूसरे साल अगर शासनादेश जारी करते तो ये समाज और आपकी पार्टी लड़ करके वो दर्जा ले लेते, अनुसूचित जाति का दर्जा हो या कोई भी हो, उसको हासिल कर लेते। 2016 में जब शासनादेश जारी होता तो हम लोगों ने हाई कोर्ट में जा करके कितना प्रयास किया, कैविएट दाखिल किया। हमारे साथ साथ कई और संगठनों ने कैविएट दाखिल किया, रोक लगी, फिर उसको रोक को हटाया गया, फिर योगी सरकार ने पूर्णतया उस पर रोक लगा दी। अखिलेश जी ये बताइए कि आखिर 5 साल के कार्यकाल के अंतिम दिनों में आपने शासनादेश जारी क्यों किया? क्या आप इस समाज को सिर्फ वोट बैंक समझते हैं? सिर्फ वोट लेने के लिए आप घोषणा कर देते हैं? मैं तो साफ साफ कहूंगा कि इस बार समाजवादी पार्टी के साथ समाज जाए ही ना, वोट ही ना दे। छला गया है हमको, हमेशा बार बार छला गया है भाई, कब तक छले जाओगे? चुनाव से पहले आपको कह दिया जाएगा कि आपको ये दिया जाएगा, आपको वो दिया जाएगा, आपको ये कर दिया जाएगा, लेकिन कुछ होता है ना। तो आपके आरक्षण का मसला सॉल्व हो रहा है, ना तो आपके समाज के लोगों को घर मिल पा रहा है, ना कोई पेंशन मिलती है बुजुर्गों को, वृद्धों जो विधवा हैं या जो बुजुर्ग हैं। सवाल सिर्फ समाजवादी पार्टी से नहीं, सवाल भारतीय जनता पार्टी से भी पूछना चाहिए। और हम पूछते हैं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उस समय जब गोरखपुर में ये सांसद हुआ करते थे तब इन्होंने निषाद समाज के बीच में ये कहा था कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो आरक्षण का जो मसला है उसको हम हल करेंगे, हम अनुसूचित जाति में शामिल करेंगे। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की बात को मान करके पूरे उत्तर प्रदेश के निषाद कश्यप बिंद समाज या जो भर राजभर जो लोग भी थे, पाल गरेडिया, सभी लोगों ने वोट दिया और इनकी सरकार बनाई। सिर्फ प्रदेश में ही नहीं, केंद्र में भी इनकी सरकार है। तो फिर आखिर क्यों इस मुद्दे पर शांति है? क्या आप फिर से आप भी समाजवादी पार्टी की तरह से इस समाज का वोट लेने के लिए 2022 में ऐलान करने वाले हैं, या श्री जयप्रकाश जी को राज्यसभा भेज करके आप इस समाज को अपनी ओर आकर्षित करना चाह रहे हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे हम। मुख्यमंत्री जी, सिर्फ एक व्यक्ति को राज्यसभा या सदन या विधानसभा में भेज देने से आप सोच रहे हैं कि ये समाज पूरा एकत्र हो जाएगा आपके साथ, तो ऐसा हम नहीं होने देंगे।
ये जो सामाजिक संगठन कार्य कर रहे हैं ये नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक व्यक्ति के सदन में पहुंचने से हमारी कोई मांग पूरी नहीं हो रही है। आप केंद्र में हो, प्रदेश में हो, क्यों नहीं आप हमारी मांगों को पूरी कर रहे हो? क्यों नहीं आप हमारे आरक्षण के मसले को हल कर रहे हो? ये सवाल मेरा नहीं, पूरे समाज का सवाल है। आप तो बड़े आसानी से कर सकते हो, हर जगह जो है आपकी सरकार है, आपके लोग हैं, फिर आपको क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत अगर कोई नहीं है तो इसका मतलब साफ है, आप सिर्फ वोट बैंक के रूप में समाज को समझ रहे हो। आप ये जान रहे हो कि ये समाज तो जैसे चाहो उसको इसको जो है वैसे नचा लो, उसको चंद टुकड़ों में खरीद लो। और वास्तव में ये है भी, इस समाज के लोग अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं कि उनका राजनीतिक इस्तेमाल कैसे हो रहा है। ये समझने की आवश्यकता है कि आपके जो मुद्दे हैं उन मुद्दों का हल आखिर क्यों नहीं निकल रहा है। आपके लोगों को सदन में वाजिब हिस्सेदारी क्यों नहीं दी जा रही? अगर भारतीय जनता पार्टी 403 सीटों पर चुनाव लड़ रही है तो क्या 12% के हिसाब से वो इस समाज को सीटें दे रही है चुनाव लड़ने के लिए? या समाजवादी पार्टी की तरफ अगर समाज का रुख है तो समाजवादी पार्टी क्या 12% दे रही है सीटें? बसपा की बात, कांग्रेस की बात, ओम प्रकाश राजभर की बात, सबकी बात की जाएगी। ये लोग इस समाज को कितनी हिस्सेदारी दे रहे हैं, हम उस हिस्सेदारी को लड़ेंगे, लड़ करके लेंगे। और यदि आप नहीं देंगे तो आपका बायकॉट किया जाएगा। सारे लोगों की बात मैं कर रहा हूं। आज इस समाज में जो रोष है, जो क्रोध है, वो आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन ये रोष और क्रोध 2022 में आपको दिखेगा। ये समाज, इसको जो फिर से लोग बांटना चाह रहे हैं, जो लोग भी हैं, उनको ये खुली चेतावनी है कि अगर सामने पड़ गए तो जितनी इज्जत बनाए होगी ना वो सारी उतार देंगे। अब तक बांटा गया है समाज को, जिसका ये नतीजा है कि आज उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत में हमारी जनसंख्या सबसे ज्यादा होने के बावजूद ना तो हम राजनीति में अपनी हिस्सेदारी ले पाए हैं, ना तो हम उतने शिक्षित हो पाए हैं, ना तो साहित्यिक रूप से हमारा समाज जो है विकास किया है, ना तो नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में ना तो हम पहुंच पाए हैं। आखिर क्या कारण रहा है? इस पर विचार करना चाहिए आप लोगों को। जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं वो पार्टी इस समय यहाँ सत्ताधारी दल के साथ है, लेकिन वो आरक्षण की बात नहीं कर रही है। वो फिर आपके बीच आएंगे और आपको कहेंगे कि हमारी सरकार बनाइए आप लोग, हम आपको आरक्षण देंगे, हम आपको मुख्यमंत्री, आपको मंत्री, आपको विधायक बनाएंगे। वो फिर आपको गुमराह करने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस बार आप गुमराह मत होइएगा। इस बार जब वो आपके बीच आते हैं तो उनसे सवाल पूछिए कि यही बातें तो आपने 2012 के चुनाव में की थी। 5 साल होने जा रहा है, आपने इसके लिए क्या प्रयास किया, क्या लड़ाई लड़ी? और यदि जवाब नहीं आता है तो मार के भगाइए वहां से, कोई भी हो, सीधे सीधे बहिष्कार कर दीजिए, गांव में घुसने ही मत दीजिए ऐसे नेताओं को जो आपके हक अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ते हैं, जो आपकी वाजिब हिस्सेदारी तय नहीं करते हैं। अनुरोध करता हूं कि आप अपने मानसिक स्तर को उठाइए, जरा सोचिए राजनीति में किस तरह से आपका इस्तेमाल किया जा रहा है, और आपको राजनीतिक सदनों में, जो सदन है विधानसभा, लोकसभा, वहां आपको ना जाने से कैसे रोका जाता है ताकि आप जा ना पाए, कैसे आपको गुमराह, किन चीजों में गुमराह किया जाता है। समाज के युवाओं से यह अपील है कि इस बार अगर किसी पार्टी का झंडा उठा करके आप उसकी रैली में जा रहे हो तो उस नेता से पूछो, सिर्फ तेल, गाड़ी में तेल भरवा देने से, या आपको चिकन दे देने से, या दारू का लालच दे देने से अगर आप उसके पीछे जा रहे हो तो आप अपने भविष्य के साथ साथ आने वाली पीढ़ी का भी भविष्य बर्बाद करोगे। युवाओं, इस बात को सोच लो। किसी का भी झंडा उठाने से पहले उस नेता से पूछो कि मेरा क्या विकास होगा, मेरे समाज का क्या विकास होगा, तब किसी की रैली में जाकर के जयकारा लगाओ। समाज पर जो लेबल लगा है कि इस समाज को चंद टुकड़ों में हम खरीद सकते हैं, उसको बदलने की जरूरत है। और ये आप तभी बदल पाएंगे जब आप एक रहेंगे, मजबूत रहेंगे। कश्यप, बिंद, निषाद, साहनी, तुरैया, बाथम, रायकवार, गोंड, दुरिया भर, राजभर, आप सभी लोग एक ही हैं भाई। सभी लोग पीड़ित हैं, सभी लोग सत्ता से पीड़ित हैं। आप समझिए कि आपको इस दुख, जो आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उससे कैसे निजात मिलेगी। और उसका एक ही है, समस्या का समाधान सिर्फ एक है, और वो है सदन। कौन सा सदन? विधानसभा या लोकसभा। वहां जब आपका प्रतिनिधि रहेगा, प्रतिनिधि रहने का मतलब ये नहीं कि किसी निकम्मे को बना दो जो बोल ही ना पाए, जो जाके चाटुकारिता करे, जो तलवे चाटे जा करके, जो आपके लिए किसी थाने पर फोन ना कर पाए,
एसपी से बात ना कर पाए, ऐसे लोगों को प्रतिनिधित्व तो मत दीजिए, ऐसे लोगों को प्रतिनिधि मत बनाइए, अपना सौदा करें। ऐसे लोगों को प्रतिनिधि बनाइए जो आपके लिए लड़ रहे हैं, चाहे वो किसी संगठन के हो। उनसे आग्रह करिए, भैया आप हमारे लिए लड़ाई लड़ते हैं, हर तरह की लड़ाई में सहयोग करते हैं, आप हमारे प्रतिनिधि बन के सदन में बैठिए और वहां से हमको सारे हक अधिकार हमारे दिलवाइए। ऐसे लोगों को आगे कीजिए और संभल जाइए। अगर अब नहीं संभले आप लोग तो ये समाज कई साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल पीछे चला जाएगा महाराज, 50 साल पीछे चला जाएगा। फिर एकता नहीं बन पाएगी, बंधुत्व तो नहीं बन पाएगा, और इसी तरह छोटे छोटे कांड करके आपको अलग किया जाएगा। बिंद अलग, कश्यप अलग, साहनी अलग, बाथम अलग, तुरैया अलग, रैकवार अलग, अति पिछड़े को अलग कर दिया जाएगा, सर्वाधिक पिछड़े को अलग कर दिया जाएगा। तो आपको समझने की जरूरत है कि किस तरह से आपका राजनीतिक इस्तेमाल किया जाता रहा है अब तक। मेरी एक बार फिर अंत में आप लोगों से अपील है कि हम जितने सामाजिक संगठन हैं उनको एक मंच पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग हमारा सहयोग कीजिए। आपके संपर्क में जितने संगठन हैं उनका नाम, उनके मुखिया का नाम, नंबर हमारे मैसेंजर में दीजिए, हमें व्हाट्सएप कीजिए, हमारे कमेंट में दीजिए और एक बनने का प्रयास कीजिए। तब जाकर के आप और आपका समाज सुरक्षित होगा, शिक्षित होगा, सदन में जाएगा और आपकी लड़ाई लड़ने का कार्य करेगा। और आप लोगों से अनुरोध